निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग का ईडी को निर्देश, केंद्र और राज्य की एजेंसियां भी अवैध नकदी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर रखें नजर। सीट बंटवारे से पहले आरजेडी के सिंबल बांटने से कांग्रेस नाराज। आज पटना में महागठबंधन की बैठक, तो वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्यधारा में लौटे बागी। 5 करोड़ 24 लाख इनाम का था। और त्योहारी सीजन में सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1.27 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, वहीं चांदी भी 1.60 लाख के पार। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राज्य खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में कुल 33.97 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, मादक पदार्थ, नकदी और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान जब्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल या अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़नदस्ते, निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम 24 घंटे सतर्क हैं। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों से यह भी कहा है कि छानबीन के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिक परेशान ना हो। साथ ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये कदम चुनाव की पारदर्शिता और स्वच्छता को बरकरार रखने तथा अनावश्यक खर्चे व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट से बीजेपी के टिकट पर आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन से पहले विजय सिन्हा ने एनडीए की जीत का दावा करते हुए नेतृत्व की जमकर तारीफ की। विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक चल रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन को भी निशाने पर लिया। कहीं ये हमारा अनुभवी सक्षम नेतृत्व जो सेवा के भाव से सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेके चले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कन्फ्यूजन उन लोगों को है जो स्वार्थ के गठबंधन महाठगबंधन बना के बैठे हैं। वो जैसे उनका अपना स्वभाव है वही स्वभाव से लोग को देख रहे हैं। एनडीए में सब ठीक है सर, पूरी तरह से। वहीं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज रघुपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी 2015 में पहली बार रघुपुर से विधायक बने थे। इसके बाद वे 2020 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। अब वे तीसरी बार वैशाली जिले के रघुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी भी की गई है। साथ ही इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कुछ मुद्दे हैं जिसे सुलझाने की जरूरत है। पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। माननीय उपेंद्र जी अभी बताए ना
कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा के लिए प्रचार करेंगी। पटना पहुंचने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार में विकास को रफ्तार देनी है। बिहार में हर तरफ बहार है और विकास कार्यों की भरमार है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अत्री से रोहित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों में दावे वाली सीटों की संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच था। कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन वह 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी अभी चुप है। पहले के हिसाब में उसके लिए 18 सीटें रखी गई थीं। वाम दलों की सीटें बढ़ीं तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दावा किया है कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया था। राजद के अलावा भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। इनके सिंबल वापस नहीं लिए गए। कांग्रेस और राजद के बीच तनाव चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तावित करने को लेकर भी था। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार हो। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई टकराव नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स को सशर्त अनुमति दे दी है। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली के एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकते हैं। आपको बता दें, नीरी और पैसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित कर ये सुनिश्चित करेंगी कि ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे ना बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। कोर्ट ने सीपीसीबी और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वह 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपें। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखे को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बेचा जा रहा था, जिससे ग्रीन पटाखे की तुलना में ज्यादा नुकसान होता है। ग्रैब तत्काल प्रभाव से लागू होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैब 1 के तहत कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, जिसका मकसद दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देना है। ग्रैब 1 लागू किया गया है। अगले
जो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं, मैं दिल्ली के लोगों का पहले तो धन्यवाद भी करता हूं। दिल्ली ने इस पूरे दशक के सबसे ज़्यादा साफ दिन देने में हम कामयाब हुए हैं। मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार और दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण अभी ग्रैप 1 लगा है, जिसके हम कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मकसद यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिले। दिल्ली के लोग साफ़ हवा में उन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी जरूरी थी दिल्ली के लिए हवा को साफ रखने के लिए, जो इसलिए ग्रैप 1 को लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को दीपावली का गिफ्ट देंगे। लोक भवन में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे। यूपी की 1.86 करोड़ माताओं बहनों को 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर मिलेंगे। इस त्यौहार पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। साल 2025 और 26 में योजना को लागू करने के लिए योगी सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। इस पूरी राशि का 2 चरणों में वितरण किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। पहले चरण में आधार प्रमाणित 1.23 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर होगी। योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए हर जिले में सख्त मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय किया गया है। देश को नक्सल मुक्त बनाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य साकार होता नजर आ रहा है। इसी दिशा में राज्य में नक्सलवादी आंदोलन को खत्म करने की दिशा में आज एक ठोस और न्यायिक कदम उठाया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य मल्लाजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपति समेत 61 नक्सलियों ने हथियार डाला और मुख्यधारा में शामिल हो गए। इन सभी नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ 24 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। गढ़चिरौली के इतिहास में ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों को संविधान की एक प्रति भेंट की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा नक्सल पीड़ितों के परिवारों को चेक वितरित किए गए। उग्र नक्सली भूपति ने सितंबर में हथियार डालने का आह्वान करते हुए एक पर्चा जारी किया था, जिसे छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में नक्सलियों का समर्थन प्राप्त था। इसे नक्सली आंदोलन को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश भर की राज्य सरकारों के नेतृत्व में पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के परिणाम स्वरूप नक्सली आंदोलन अब अपने अंतिम क्षणों की गिनती गिन रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आपको बता दें 61 नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से सरकार की जो नीतियां रही हैं वो काफ़ी कारगर, और उसी के चलते महाराष्ट्र की भी अगर बात की जाए, यहाँ पे 61 नक्सलियों ने अपने हथियार ढालकर वो मुख्यधारा में शामिल हुए। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है किस तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जो मिशन मोड में एक तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। तो लगातार नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों के तृणमूल कांग्रेस से संबंध हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में व्याप्त दुष्कर्म संस्कृति की परंपरा को जारी रखते हुए राज्य ने एक बार फिर दुर्गापुर में मानवता पर शारीरिक दुराचार की जीत का एक भयावह दृश्य देखा है। 5 मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तह तक जाएं तो कहानी वही है। हर आरोपी मेडिकल कॉलेज के पास बिजरा गांव के स्थानीय तृणमूल नेताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनमें से शेख नसरुद्दीन और शेख सफीकुल पार्टी के वफादारों के रूप में उभरे हैं और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आर्चीकर हत्याकांड से लेकर कस्बा त्रासदी तक, संदेश खाली हत्याकांड से लेकर दुर्गापुर की बर्बरता तक, इन जघन्य अपराधों का क्रम एक जैसा ही है। दुष्कर्म और बेलगाम हिंसा की हर घटना के पीछे एक ऐसे तृणमूल नेता का साया छिपा है जो बेकाबू सत्ता का इस्तेमाल करता है, बेखौफ होकर नशे में चूर है और मानता है कि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार है। ये दुस्साहस इस पूर्ण विश्वास से उपजा है कि ममता बनर्जी उन्हें बचाएंगी। उनकी चुनिंदा नैतिकता और चुप्पी बंगाल के दरिंदों के लिए कवच बन गई है। उनके शासन ने बंगाल को अराजकता का गढ़ बना दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे और परिवहन प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी 40,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसमें 450 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक भाग ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि गतिशीलता के भविष्य को पुनः परिभाषित कर रही है। आपको बता दें, इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में कई उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, जिनका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में निर्यात किया गया। इसके अलावा रेलवे में 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की योजना है, जो कि रेलवे के विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। Recently, locomotives made in India have been exported to Africa, and there are many equipment which are manufactured in India and exported. We are investing about 2,56,000 crore rupees every year, and that kind of investment is necessary because we need to modernize railways at a very rapid pace. बात राजस्थान के जैसलमेर जिले की, जहां जोधपुर जा रही बस में मंगलवार रात अचानक आग लग जाने से 20 यात्रियों की मौत हो गई। जैसलमेर बस हादसे पर जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि यहां 19 शव और 16 घायल आए थे। डीएनए की पहचान के लिए प्रत्येक मृतक के परिजनों के सैंपल जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अभी तक 9 लोगों ने सैंपल दिए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। परिजनों से अपील है कि संयम बनाकर रखें। यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने हैं। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए हैं। धनतेरस और दिवाली के सीजन की जोरदार मांग के बीच सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 1.27 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक व्यापारिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। चांदी 0.18% बढ़कर 1.59 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला और कारोबार के मैदान इस दौरान अगर बात की जाए तो 1.61 लाख रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस वर्ष तक अब तक सोने की कीमतों में लगभग 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सोने चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाई रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। सोना $4,182 प्रति औंस तक, तो वहीं चांदी भी $53.54 के हाई रिकॉर्ड तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किए। इस करार के तहत जोमेटो राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस प्लेटफॉर्म के जरिए
फ्लेक्सिबल और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका अवसरों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे सालाना लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नौकरियों को औपचारिक रोजगार प्रणाली में एकीकृत करेगा, जिससे नौकरी चाहने वालों को सम्मानजनक और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका से जोड़ा जा सकेगा। 2015 में शुरू किए गए इस पोर्टल पर 7.7 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां लिस्टेड हुई हैं और यहाँ खासतौर से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम ये पोर्टल कर रहा है। भारत रूस संबंधों को नए सांस्कृतिक आयाम देने के लिए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया गणराज्य ले जाया गया है। अवशेषों के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आइए देखते हैं एलिस्टा से हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रूस के कलमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा आया हुआ है। भारत में लोग जो हैं वो रूस के नाम पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में जहां पर हम हैं और कलमिकिया गणराज्य जो है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है और रूस में बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जहां पर अगर हमें मौका मिले तो जाना चाहिए। और ये जो भारतीय उच्च प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के, वो भारत और रूस के बीच में इसी तरह से जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कलमिकिया रूस का एकमात्र गणराज्य है जिसे यूरोप क्षेत्र में भी अनूठा माना जाता है, जहां बौद्ध धर्मावलंबी बहुसंख्यक हैं। कलमिकिया गणराज्य के गवर्नर के विशेष आग्रह पर भारतीय उच्च प्रतिनिधि मंडल 11 अक्टूबर को बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा पहुंचा तो एयरपोर्ट से लेकर मंदिरों तक लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के किनारे खड़ी दिखी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो। कलमिकिया राज्य के विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ के सारे वाइस चांसलर से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के स्टूडेंट तक सब एक साथ वहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं जब हम वहाँ कंगूर भेंट करने का काम कर रहे हैं। और जिस श्रद्धा भाव से उन्होंने कंगूर को ग्रहण करने का काम किया है वह भाव बहुत मुझे अच्छा लगा है और बहुत ही श्रद्धा से भरा रहा है और उनकी आस्था निश्चित तौर से अभिनंदनीय है। और रूस के प्रत्येक नागरिक को भी और भारत के भी प्रत्येक नागरिक को और दुनिया के भी जो लोग हैं उनको भी भगवान बुद्ध की शरण में आना चाहिए। भारत से पवित्र अवशेषों के साथ कंगूर भी लाए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से कलमिकिया बौद्ध मंदिरों, जिन्हें यहाँ खुरूल कहा जाता है, उन्हें और साथ ही कलमिकिया विश्वविद्यालय संग्रहालय को भी भेंट किया गया है। छोटे छोटे शहर जैसे एक एलिस्टा हो गया, कलमिकिया हो गया, बुरियातिया हो गया, बुद्धिस्ट जो ऑटोनोमस रिपब्लिक्स है, इनको भी यहाँ भी अगर लोग आके देखें तो आश्चर्यजनक स्थिति है। मतलब इतना सुंदर है कि वो कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। यह यात्रा भारत रूस संबंधों को एक नया आयाम देगी। हमने रूस के लोगों में कलमिकिया के लोगों में भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उत्साह हमने देखा। जहाँ पर भी हम जा रहे थे वहाँ पर भारत के लिए लोग जो है वो इंडिया इंडिया कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बुद्ध के जो पवित्र अवशेष यहाँ पर लाए गए हैं उससे भारत रूस के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा और ये नई ऊंचाइयाँ छुएंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा से। लद्दाख हिंसा मामले में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को 29 अक्टूबर के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने वांगचुक को अपने कुछ नोट्स पति के साथ साझा करने की भी अनुमति दी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। भारत ने आज से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। भारतीय डाक विभाग ने व्यापक प्रणाली विकास और अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ समन्वय से अनुपालन तंत्र स्थापित किया है। इस नई व्यवस्था से पूरी तरह नियामक अनुपालन, सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी में तेजी और किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना अमेरिका में निर्बाध डाक वितरण सुनिश्चित होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात शुल्क संग्रह के लिए जारी नए नियम और
प्रशासनिक कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी गई थीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया। भारतीय खिलाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं। महिला क्रिकेट विश्व कप में टीम का अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ रविवार को इंदौर में होगा। फिलहाल टीम इंडिया 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ टेबल में चौथे पायदान पर है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।